नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का शोर थमने से पहले राजनीतिक दलों ने अपने अभियान को अंतिम दौर में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाया। चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और कांग्रेस के नेताओं ने जनसभाओं, रोड शो और जमीनी संपर्क के जरिए मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश की। हम आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आक्रामक प्रचार अभियान चलाया। प्रधानमंत्री ने हुगली के आरामबाग और उत्तर 24 परगना के बांगांव में और बैरकपुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और सिंडिकेट व्यवस्था को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की स्थिति खराब हुई है और संदेश खाली जैसी घटनाएं इसका उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया और कहा कि केंद्र सरकार ने जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को दोगुना किया है, खरीद बढ़ाई है और जूट उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियां बनाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले कोलकाता में रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने ठाकुर नगर स्थित मतुआ समुदाय के प्रमुख मंदिर और कोलकाता के ऐतिहासिक ठनठनिया काली मंदिर में पूजा अर्चना कर इस समुदाय तक पहुंचने का प्रयास किया। मतुआ समुदाय को राज्य की कई सीटों पर प्रभावशाली माना जाता है, इसलिए इसे साधना बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा रहा। दूसरी ओर अमित शाह ने रैलियां और रोड शो करते हुए कई लोक लुभावन वादे किए। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी तथा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने सिंडिकेट राज और गुंडा राज समाप्त करने, घुसपैठ पर रोक लगाने और अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने का वादा किया। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि पहले चरण में ही बीजेपी को भारी बढ़त मिल चुकी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जमीनी स्तर पर संपर्क को प्राथमिकता दी। उन्होंने कोलकाता के बाजारों में जाकर सब्जी विक्रेताओं और आम लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महंगाई और रोजमर्रा की समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाया तथा राज्य सरकार की योजनाओं, खासकर लक्ष्मी भंडार योजना के जरिए महिलाओं को समर्थन जारी रखने का भरोसा दिया। ममता बनर्जी ने खुद को जनता के करीब दिखाने की कोशिश की और बीजेपी पर दिखावटी राजनीति करने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी बीजेपी पर बाहरी ताकत होने का आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय अस्मिता को मुद्दा बनाया। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि जनता का समर्थन उन्हें भारी बहुमत दिलाएगा। वहीं बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रमुख दलों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। ममता बनर्जी ने बीजेपी के प्रचार अभियानों को बनावटी बताया, जबकि बीजेपी ने तृणमूल सरकार को जंगल राज करार दिया। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक हिंसा और झड़पों की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे चुनावी माहौल और तनावपूर्ण हो गया। हम आपको यह भी बता दें कि निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के मतदान से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और गश्त की व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सकें। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या मतदाताओं को डराने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक दूसरे चरण के मतदान में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात है तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में उत्तरी बंगाल की पहाड़ियों या जंगल महल के वन क्षेत्र की सरकार बनाने में भूमिका बहुत कम होती है। यहां आमतौर पर सत्ता का फैसला दक्षिणी बंगाल के घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों से होता है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले इस चुनावी जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दोनों जिले कोलकाता और हावड़ा के साथ तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सत्ता हासिल करने का महत्वपूर्ण रास्ता है। बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी के दक्षिणी गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, जिसके साथ दो सबसे बड़े जिले 33 सीटों वाला उत्तर 24 परगना और 31 सीटों वाला दक्षिण 24 परगना एक बार फिर बंगाल के चुनाव जीतने की कुंजी साबित होंगे। कोलकाता की 11 सीटों और हावड़ा की 16 सीटों के साथ ये चार जिले बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से 91 सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सदन का लगभग 1/3 हिस्सा होने के कारण चुनाव में सबसे निर्णायक क्षेत्र बन जाते हैं।
हम आपको बता दें कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना उस मुकाबले का केंद्र बने हुए हैं जिसे बंगाल के राजनेता अक्सर बंगाल के उत्तर प्रदेश का चुनावी नक्शा कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जो राज्य सचिवालय नवान्न में सत्ता बना या बिगाड़ सकता है। प्रेसिडेंसी प्रभाग में कोलकाता, हावड़ा, नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं तथा यहां 111 सीटें हैं जो तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के मजबूत प्रयासों के बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने इन 111 में से 96 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को केवल 14 और इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ को 1 सीट ही मिल पाई थी। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत की और यहां की 21 सीटों पर बढ़त हासिल की, जबकि तृणमूल कांग्रेस 90 सीटों पर आगे रही थी। तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी गणित बिल्कुल स्पष्ट है। वह अगर इस स्थिति को बरकरार रखती है तो उसका लगातार चौथी बार सत्ता में आने का रास्ता खुला रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, अगर हम उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा को अपने पास बनाए रखते हैं तो बंगाल हमारे पास रहेगा। ये सिर्फ सीटें नहीं हैं, ये ममता बनर्जी की राजनीति का सामाजिक आधार है। जबकि बीजेपी इसी भौगोलिक क्षेत्र को सत्ता परिवर्तन का मार्ग मानती है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, उत्तर 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा में पैठ बनाए बिना हमारे लिए सत्ता तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। मतुआ और शरणार्थी वोट के कारण उत्तर 24 परगना ही हमारे लिए सत्ता का प्रवेश द्वार है। उधर इस बार के चुनाव में सबसे हॉट सीट की बात करें तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भवानीपुर अब महज दक्षिण कोलकाता की एक साधारण विधानसभा सीट नहीं रह गई है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का गढ़ माने जाने वाले इस सीट से बीजेपी ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारकर मुकाबला रोमांचक बना दिया है। बीजेपी ने इस सीट को मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र में पेश किया है, जहां उस चुनावी मुकाबले की नींव रखी गई है जिसे बंगाल में कई लोग सबसे बड़ा मुकाबला कह रहे हैं। मुख्यमंत्री और इस निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार की विधायक ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला विपक्ष के नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी से है, जिसके चलते 29 अप्रैल के चुनाव ने भवानीपुर को राज्य की सबसे चर्चित प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल दिया है। हम आपको याद दिला दें कि ममता बनर्जी के करीबी समझे जाने वाले शुभेंदु ने 2021 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराया था। 5 साल बाद अब यह चुनावी मुकाबला ममता बनर्जी के गढ़ में हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के लिए भवानीपुर सीट बरकरार रखना मुख्यमंत्री के अपने ही क्षेत्र में उनकी राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने जैसा है। बीजेपी के लिए इसे भेदना बंगाल की सबसे शक्तिशाली नेता के इर्द गिर्द बनी अजय की छवि को तोड़ने जैसा होगा। हम आपको बता दें कि कोलकाता नगर निगम के 8 वार्ड में फैला भवानीपुर अक्सर मिनी इंडिया कहलाता है। एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां बंगाली, गुजराती व्यापारी, पंजाबी और सिख परिवार, मारवाड़ी और जैन परिवार, साथ ही बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता रहते हैं। बिहार, ओडिशा और झारखंड से आए प्रवासी इस सामाजिक विविधता में एक और आयाम जोड़ते हैं। भवानीपुर में लगभग 42% मतदाता बंगाली हिंदू हैं, 34% गैर बंगाली हिंदू और लगभग 24% मुस्लिम हैं, जो इस निर्वाचन क्षेत्र को सामाजिक रूप से विविध और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनाते हैं। ऐसा लगता है कि इसी समीकरण ने शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी को उनके गृह क्षेत्र में चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया है। बीजेपी ने महीनों से भवानीपुर में बूथ दर बूथ का आंकड़ा तैयार किया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि मतदाताओं में कायस्थ 26.2%, मुस्लिम 24.5%, पूर्वी भारत का प्रवासी समुदाय 14.9%, मारवाड़ी 10.4% और ब्राह्मण 7.6% हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इस कवायद से यह पता लगाने में मदद मिली कि बंगाली हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र कौन से हैं, हिंदी भाषी व्यापारी समुदाय कहां केंद्रित हैं और किन बूथ पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव रहने की संभावना है। बीजेपी की रणनीति बूथ स्तर पर जातिगत समीकरणों और बंगाली और गैर बंगाली समुदायों के हिंदू वोटों को एकजुट करने पर आधारित है। हम आपको याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हो चुका है और अब सभी की नजरें दूसरे चरण पर हैं। मतगणना 4 मई को होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल के साथ अन्य 4 राज्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। वैसे परिणामों से पहले ही बीजेपी को विश्वास हो चला है कि राज्य में उसकी सरकार बनने जा रही है। तभी तो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में अगली सरकार बनाएगी और 4 मई को परिणाम घोषित होने के बाद वह शपथ ग्रहण समारोह के लिए फिर आएंगे। यही धरती आज बंगाल में परिवर्तन की राह को और प्रशस्त कर रही है। यहां हर तरफ
एक ही गूंज है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, आप सभी इतनी दूर दूर से और सुबह सुबह हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, करीब 2 किलोमीटर का रास्ता, दोनों तरफ ऐसा लोगों का हुजूम था, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सुबह सुबह हजारों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। साथियों, इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। साथियों, मैं पिछले 3-4 दशक से देश के कोने कोने में जाता रहा। राजनीति में आने के बाद, भाजपा में आने के बाद, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी काम कहती है वो मैं करता हूं। चुनाव की जिम्मेदारियां संभालना भी इसी का एक हिस्सा रहा है। मैं न दिन देखता हूं, न रात, न मौसम देखता हूं, चल पड़ता हूं। साथियों, जब से घर छोड़ा है, मुझे आप सबके बीच रहने में सुख मिलता है, सुकून मिलता है और आप ही मेरा परिवार है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।